हेलो फ्रेंड्स। ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 2 आज स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले वाले पार्ट में आपने देखा कि हम किसी द्विघात समीकरण को किस प्रकार पूर्ण वर्ग बना करके उसका गुणनखंड करते थे और मूलों को ज्ञात करते थे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे के प्रश्नों में हमें इस बात पर जोर नहीं दिया गया है कि हम अपने क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बनाकर ही उसे सॉल्व करें। अब हमें एक समस्याएं दी जा रही हैं, उन समस्याओं कथन के माध्यम से प्रश्न मिलेंगे, उन प्रश्नों को हमें समझना है और अपना द्विघात समीकरण तैयार करना है। द्विघात समीकरण बनाने के बाद उसे हमें स्वेच्छापूर्वक अपने हिसाब से हल करना है। अब हल करने के लिए कौन सी विधि आसान होगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे आसान विधि आपकी वही गुणनखंड विधि है। ठीक है, तो आइए समझते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। दो शर्तें दी गई यहाँ पर। पहली शर्त से हम अपनी चीज़ों को मानेंगे। पहली शर्त क्या है इनकी कि शेफाली गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30। अब आप बताइए कि अगर उसकी मैथ और इंग्लिश इन दोनों में जितने भी उसने मार्क्स मिले हैं टोटल मिलाकर कितना है, 30। अगर हम मैथ में बताएं कि 10 मार्क्स हैं तो इंग्लिश यानी अंग्रेजी में उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, आप बोलोगे 20। 20 आया कैसे, आपने इस टोटल जो इसका योगफल है इस योगफल में से क्या घटा दिया, 10। 30 माइनस 10। ठीक है, तो कुल तो हमें पता है। इसी तरह से अगर मान लेते हैं हम मैथ में उसे 15 मिले तो इंग्लिश में कितने मिलेंगे, 30 माइनस 15। मैथ में अगर उसको 5 मार्क्स मिलते हैं तो इंग्लिश में कितने मिलेंगे, 30 माइनस 5। तो इस तरह से जो जिन चीज़ों को हम गणित में मानेंगे अंग्रेजी के लिए 30 में से उसी को घटा देंगे। तो मान लिए गणित में कितने अंक मिल गए उसको, यक्स, तो इंग्लिश में कितने मिलेंगे, 30 माइनस एक्स। इसी चीज़ को हम मानेंगे। समझ में आ गया होगा। माना क्या है, शेफाली, माना शेफाली द्वारा चलिए देखिए, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक यक्स, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, 30 माइनस यक्स। अब प्रश्नानुसार सवाल की एक एक लाइन को ध्यान से समझिएगा। समीकरण बनाना है, ये उसके गणित में प्राप्त अंक हैं और ये उसके अंग्रेजी में प्राप्त अंक हैं। ठीक है, ये मैथ का हो गया और ये हो गया आपका इंग्लिश का। सवाल की लाइन को ध्यान से समझिए। कह रहे हैं यदि, कंडीशन दे रहे हैं, इसको थोड़ा और इधर कर लीजिए। एक्स मैथ का हो गया और 30 माइनस एक्स किसका हो गया, इंग्लिश का हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है। कह रहे हैं यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में कितने अंक अधिक, 2 अंक, दे दो इसको 2 नंबर और। गणित में 2 नंबर और मिल गए इसको भाई। फिर कह रहे हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंग्रेजी में जितने भी नंबर इसको मिले हैं उसमें से क्या कर दें हम, 3 नंबर कम कर दें इसके। मिले होते तो क्या होता, हमने गणित में 2 नंबर बढ़ा दिए और अंग्रेजी में 3 नंबर कम कर दिए। फिर कह रहे हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो यही इनके अंक हैं और इनका गुणनफल कितना होगा, 210 होगा। बन गया समीकरण आसानी से। बहुत सी सिंपल सी चीज थी। चलिए गुणा करा लेते हैं इसको। सबसे पहले
x+2 है। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले क्या होगा, जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस का 3 मिलेगा यहाँ पर। एक्स से तो कुछ होगा नहीं, 30 और -3, 30 में से हम 3 क्या करेंगे, घटा देंगे। आपको कितना आ जाएगा, 27, वो भी किसका, प्लस का 27। यानी ये आ गया आपका 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 210 के। एक्स का गुणा 27 से कराओगे कितना हो जाएगा आपका ये, 27x। एक्स का गुणा माइनस एक्स से कराओगे कितना हो जाएगा, -x²। 2 का गुणा 27 से कराओगे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा किससे कराना है, -x से कराना है, तो हो जाएगा माइनस, तो x बराबर किसके, 200। 10 के 210 को भी दूर उठा लाओ, माइनस का हो जाएगा, बराबर किसके, 0 के। अब देखिए x² पहले लिख लीजिए, 27x 2x, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घट जाएगा। 27 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 25। और चिन्ह किसका आएगा, जिसका बड़ा होगा। बड़ा कौन है संख्या, 27 बड़ी है, उसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो आगे आपका +25x। ठीक है, x² वाला पद हो गया, x वाला पद हो गया, बची संख्या। संख्या एक प्लस की और माइनस की, तो घटेगी। 210 में से 54 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा आपका, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा कितना, एक तो चला गया आपका, कितना बचा होगा यहाँ पर, 0। फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 हो जाएगा। 10 में से फिर से 5 घटाओगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचा था, 1, 156 आ जाएगा। चिन्ह किसका रहेगा, इन दोनों में से जो बड़ा होगा, कौन बड़ा है, 210 बड़ा, उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस का 156 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा द्विघात समीकरण बन गया है। ये माइनस थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करा दीजिए, ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, अपने आप प्लस बन जाएंगी। ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, बराबर 0। ठीक है, एक द्विघात समीकरण है। इसके बाद काम आपको करना है, ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसी दो संख्या लेनी जो गुणा करने पे 156 दे और जोड़ने पर कितना दे दें, 25 दे दें। तो 156 का आसानी से आप गुणनखंड कर लीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 14 1 15, 2 छक 12, कितना, 2 सते 14 1 15, 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर से 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब 3 से ही कटेगा ये, 3 इक्के 3, 3 त्रिक्का 9। फिर 13 आ गया, वो तो अभाज्य संख्या है। अब इसी में देखना है आपको, 3 दुनाई 6 दुनाई 12, ये पूरा 12 हो गया, ये 13 हो गया, तो 13 और 12 जुड़ने पर 25 आ ही रहे हैं, गुणा करने पे 156 देंगे ही। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे आप लगाइएगा। जो चीज़ें इसमें से माइनस में आएंगी उसको नेगलेक्ट कर देंगे आप। फिलहाल निगेटिव में है तो दोनों ही संख्याएं धनात्मक आएंगी। ठीक है, कहने का मतलब 12 भी आंसर सही होगा, 13 भी आंसर सही होगा आपका। तो आप लिखोगे यदि यक्स बराबर 12। ठीक है, कंडीशन सुन लीजिए ध्यान से, इसमें से कोई भी वैल्यू को आप नेगलेक्ट नहीं करोगे, दोनों ही मान इसके धनात्मक आएंगे अभी। ठीक है, एक ब्रैकेट में आएगा x-12, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x-13 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x बराबर 12 आ जाएगा आपका, और फिर x बराबर क्या आ जाएगा, 13। तो दोनों ही आंसर सही होंगे आपके, लेकिन आप कंडीशन को लिखोगे यदि x बराबर 12। तो लिखो यदि x बराबर 12, तो गणित में प्राप्त अंक 12 और अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएंगे, 30 में से 12 कम कर दीजिएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा आपका। फिर यदि x बराबर 13, तो गणित में प्राप्त अंक 13 और अंग्रेजी में प्राप्त अंक 13, 30 में से 18 घटा दीजिए, 12 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके, यहाँ तक नोट कर लीजिए।
चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए खेत, मान लेते हैं हमारा कोई खेत है और ये इसका क्या है, विकर्ण है। विकर्ण ऐसे होता है, चाहे इधर से ले लेते हैं, कोई भी एक मान लेते हैं। अब छोटी भुजा क्या होगी, इसकी चौड़ाई होगी। बड़ी भुजा क्या होगी, लंबाई होगी। कह रहे हैं जो विकर्ण है, पहले विकर्ण की तुलना हो रही है किससे, छोटी भुजा से। कि छोटी भुजा से कितना है, कितना लंबा है ये, 60 मीटर अधिक लंबा है। और इसकी जो लंबाई है ये भी इसकी छोटी भुजा से 30 मीटर बड़ी है। तो यानी विकर्ण और लंबाई दोनों की ही तुलना किससे हो रही है, छोटी भुजा से हो रही है। तो हमने आपको यही बताया है कि तुलना जिससे होती है उसी को मानना सबसे आसान होता है। तो किसको माना जाए, माना आयताकार खेत, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, चौड़ाई, बराबर कितनी, x मीटर। तो विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, विकर्ण बराबर कह रहे हैं छोटी भुजा से कितना बड़ा है, 60 मीटर। हाँ, छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। तो छोटी भुजा है x, इसमें 60 मीटर और जोड़ दो तो ये क्या बन गया, इसका विकर्ण बन गया। तथा लंबाई के बारे में भी कुछ कहा जा रहा है। लंबाई कह रहे हैं छोटी भुजा से कितनी ज़्यादा है, 30 मीटर ज़्यादा है। तो हमें लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण पता चल गया। आपको पता है कि ये जो आयताकार खेत है, ये जो लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण का ये जो मैटर बन रहा है, इससे हमें एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। ठीक है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में हमने इस चौड़ाई को माना है x, लंबाई मिली है आपकी x प्लस 30 और विकर्ण मिला है x प्लस 60। ठीक है, तो इन तीनों में ही हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, x प्लस 60, इसका होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है, x है, x का स्क्वायर, आधार कितना है, x प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, ए स्क्वायर 60 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग कर लीजिए, 6 6 36 हो गया, एक 36 हो गया और 0 आ जाएगा डबल बार, 36 हो गया आपका। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया प्लस 2a मतलब x गुड़े बी कितना 60 बराबर, इधर तो और लंबा हो जा रहा है। ओके, पहले इसका कर दीजिए, ए स्क्वायर कितना हो गया आपका, एक्स स्क्वायर, 60 का वर्ग कितना हो गया 3600 प्लस 2ab, 2 गुड़े एक्स गुड़े कितना 60 बराबर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर खोलिए, यानी ए स्क्वायर 3 त्रिका 9 हो जाएगा प्लस 2a कितना है x, b कितना 30। तो देखिए एक एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो ही गया क्योंकि दोनों पक्षों में है और दोनों चिन्हों भी क्या है, सबके समान है। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स उधर है, चीज़ें उधर ही रहने दीजिए तब, क्योंकि उसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। वैसे एक्स स्क्वायर है और ये 30 दुनाई 60x हो जाएगा और प्लस कितना 900, इधर क्या है 3600 है प्लस 60 दुनाई 120x है। अब इन दोनों को एक पक्ष में ले आइए, किधर ले जाएंगे आप, राइट साइड में ले जाएंगे। तो हम इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, राइट साइड में ये चीज़ें पहले से थी, हम दो इसकी तरफ की इसको ले जा रहे हैं, 3600 को ले जा रहे हैं, वो माइनस का हो जाएगा
और किसको ले जा रहे हैं, 120 को ले जा रहे हैं, तो वो भी माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या, 0 के। अब एक्स स्क्वायर 60x और 120x प्लस माइनस के घट जाएगा तो कितना आएगा आपका, 60x आएगा। चिन्ह किसका लगाओगे, 120 वाला ज़्यादा है, वो भी माइनस का लगेगा। इधर 900 में से 3600 घटाओगे, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 2700 आ जाएगा। और किसका प्लस है, एक माइनस, कौन सा बड़ा है आपका, माइनस बड़ा है, ओके, बराबर किसके, 0 के। अब आपको ये चीज़ें ढूंढनी हैं। अब आपको ये चीज़ें ढूंढनी है कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 2700, और माइनस और प्लस का गुणा कितना हो जाएगा, माइनस ही, और घटाने पर 60 लाना है। 27 और घटाने पर 60, 9 त्रिक 27, 9 में से 3 गया 6, यानी 90 और 3 हो जाएंगे, 90 और 30, एक्स स्क्वायर माइनस 60 के यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 बराबर 0। ठीक है, 90 और 30 से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, इसमें से एक वैल्यू निगेटिव आएगी, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी उसे अपना आंसर बता देंगे, उसी हिसाब से उसको चौड़ाई बनाएंगे, फिर विकर्ण बनाएंगे, फिर लंबाई बता देंगे। जो वैल्यू निगेटिव आएगी उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि भाई खेत की कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन आप स्वयं लगाइए। गुणनखंड आप सीख ही चुके हैं, आपको पिछली एक्सरसाइज में द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना ही सिखाया गया है। जो मुख्य कार्य है उसको हम कर देते हैं, बाकी के क्रियाकलापों को आपको खुद करना होगा। आप भी साथ परिश्रम कीजिए, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। और वीडियो को देखते समय कॉपी पेन पास रखिए, किताब अपने पास रखिए, देखिए क्वेश्चन को, जैसे हम यहाँ पे छोड़ दिया, फिर क्वेश्चन को आप पूरा लगाइए, पूरा फिनिश कीजिए, वीडियो को उसी पर पुश कर दीजिए। फिर जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तब आगे देखिए, ये नहीं कि कोई पिक्चर चल रही है एक तरफ से देखते चले जाओ। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, ये दो क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे, हम क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं। कुछ आप भी परिश्रम कीजिए और पूछिए कम से कम, कि भाई नहीं आ रहा है तो पूछिए, हम चाहते हैं जब पूछेंगे आप तभी बताएंगे। कह रहे हैं दो पानी के नल हैं एक साथ, एक हौज को 9 से ही 3/8 घंटे में भर सकते हैं, दोनों एक साथ। बड़े व्यास वाला नल
हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। किससे 10 घंटे कम समय लेता है? छोटे वाले से, है ना, कम व्यास वाले नहीं, छोटे वाले नल को। भाई बड़ा व्यास और कम व्यास का मतलब क्या है? जैसे इतना बड़ा कोई नल है और कोई इतना सा नल है। अब बोलोगे बड़ा वाला नल है छोटा वाला क्यों, इससे ज़्यादा पानी आ रहा है इससे कम पानी आ रहा है। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। अगर इनके रेडियस की बात की जाए या फिर इनके डायमीटर यानी व्यास की बात की जाए तो निश्चित ही इसमें से छोटा व्यास किसका होगा? छोटे वाले का। ठीक है, तो ये छोटा व्यास वाला मतलब छोटा नल, बड़े व्यास वाला मतलब बड़ा नल। तो कह रही है जो बड़ा वाला बड़े व्यास वाला नल है और जो छोटे व्यास वाला नल है, इनमें क्या संबंध बताया जा रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेगा। ये 10 घंटे कम समय लेगा, इसका मतलब अगर ये x घंटे लेगा तो ये कितना समय लेगा? उससे 10 घंटे कम। अगर ये 20 घंटे ले रहा है तो ये कितना लेगा? उससे 10 घंटा कम लेगा, यानी 10 घंटा लेगा। 20 माइनस 10 घंटे लेगा। अरे 50 घंटे ले रहा है तो ये 40 घंटे लेगा, मतलब 50 माइनस 10। समझ में आ रहा है ना? तो ये x ये कितना हो जाएगा? ये x माइनस 10। क्लियर हो गया चीज़, है ना? तो क्या मानेंगे आप? माना छोटे व्यास वाला छोटे व्यास वाले नल, माना छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x घंटे। माना छोटे व्यास या छोटे नल लिख लो, क्या है, माना छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x घंटा। ठीक है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात और आ रही होगी कि भाई आपने बोला कि जो नल हैं वो दोनों नल एक साथ जब चलते हैं तो किसी तालाब यानी जो हौज है इनका, उस हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं, मान लो 10 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, तो अगर एक नल x घंटे में भर रहा है तो दूसरा कितने में भरेगा? भाई देखो, इसके हिसाब से नहीं करेंगे हम जो यहाँ पर तुलना दी गई है दूसरी वाली लाइन, जो तुलना दी गई है दूसरी वाली लाइन, उससे हम चीज़ों को मानेंगे कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है,
तो अगर ये x घंटे में भर रहा है तो इससे 10 घंटे का कम समय में भरेगा, ये x माइनस 10 घंटे में। तो बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x माइनस 10 घंटे। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए इस चीज को। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को समझना इतना आसान नहीं होगा अभी आपके लिए, आप बस स्टेप टू स्टेप समझिए। चलिए एक एग्जांपल द्वारा यहाँ पे समझाते हैं। एक आदमी है कोई, वो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 10 दिन में पूरा करता है। तो हमें भी कोई काम करवाना था, या फिर ऐसा समझो कि एक आदमी किसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में पूरा करता है। तो वो आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, हम ये जानना चाहते हैं। अगर उसकी हम दिहाड़ी निकालें कि भाई हमारा इतना काम था, आपने इसको पूरा करने में कितना दिन लगाया? 10 दिन में लगा दिया। अगर हम बोलें कि आप एक दिन में कितना काम करोगे, एक दिन में आप कितना काम करोगे, इस चीज़ के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो ये क्या होगा? किसी व्यक्ति या मशीन द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में जो कार्य किया जाता है वही क्या होती है? उसकी क्षमता होती है। ठीक है, एकांक समय का मतलब एक दिन हो सकता है, एक घंटा हो सकता है, एक मिनट हो सकता है, एक माह हो सकता है, एक रहेगा आगे आप कोई भी समय का मात्रक लगा लो, दिन समय महीना घंटा साल कुछ भी। ठीक है, वो उसके एक दिन काम करने की, यानी एक घंटे एकांक समय में जो कार्य करने की क्षमता होती है, जितना काम करेगा वही उसकी क्या होती है? क्षमता होती है। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा छोटा नल है वो हौज को भरने में कितना समय ले रहा है? यक्स घंटे। यानी वो किसी काम को करने में कितना समय ले रहा है? यक्स घंटे में भर दे रहा है। तो एक घंटे में वो कितना भरता होगा? अगर इस बात को हमें निकालना है तो ये चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हम इसी टॉपिक पर फिर से आते हैं कि कोई काम है उसको वो 10 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, कितने दिन में? 10 दिन में। मैंने पूछा भाई आप एक दिन में कितना काम करोगे, तो एक दिन का इसका काम कैसे निकालोगे? देखिए ऐकिक नियम आपने समझा होगा, उसी ऐकिक नियम को एक बार हम यहाँ पर लगा के बता देते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली करते रहिएगा। ठीक है, कि जैसे 10 दिन में हमें एक दिन का निकालना है ना, 10 दिन में करता है बराबर कितना कार्य? एक कार्य। भाई एक ही काम तो दिया है। ठीक है, अब एक काम जो है वो एक यूनिट के बराबर है हमारा। अब उस काम में हम नहीं देखेंगे, उस काम को हम एकांक पूरा एक संपूर्ण कार्य मान रहे हैं। ठीक है, और आधा काम, एक चौथाई काम, इसी तरह से उसको डिवाइड करते रहेंगे। तो अभी 10 दिन में करता है कितना काम? एक काम। तो हमें कितने का निकालना है? एक दिन का निकालना है। तो जब हम एक दिन का निकालेंगे तो क्या करते हो आप? जब आपको एक से ज़्यादा की वैल्यू पता हो और एक की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हो? हमेशा एक के निकालने के लिए डिवाइड करते हो, एक बटे कितना? 10। ठीक है, जो क्षमता होती है, ठीक है, वो समय की क्या होती है? एंटी प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, क्षमता समय की क्या होती है? एंटी प्रोपोर्शनल, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। ठीक है, आपकी अगर क्षमता ज्यादा है तो आप क्या करोगे? समय क्या लगेगा? कम लगेगा। और आप अगर समय अधिक लगा रहे हो किसी काम को करने में, मतलब आपकी कैपेसिटी क्या है? क्षमता है। भाई कोई हट्टा कट्टा मजदूर है, वो किसी काम को जल्दी से जल्दी करेगा किसकी तुलना में? कोई दुबला पतला मजदूर हो। क्यों? क्योंकि भाई हट्टे कट्टे मजदूर की क्या होगी? क्षमता अधिक होगी, वो अधिक भार सहन कर सकता है, अधिक देर तक कार्य कर सकता है। तो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, और जो समय
ज़्यादा लेगा उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो अगर कोई 10 घंटे में किसी कार्य को कर रहा है तो उसकी 1 घंटे की क्षमता कितनी होगी, 1/10। ठीक है, कोई किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर देता है तो एक दिन में वो क्या कितना कार्य करेगा, एक दिन में हम पूछ रहे हैं कितना कार्य करेगा, मतलब हम क्या जानना चाहते हैं, उसकी क्षमता कितनी होगी। अगर हम केवल एक शब्द बोलें कि क्षमता कितनी होगी, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो आप इस क्षमता का मतलब आपको क्या समझना चाहिए, एक दिन में यानी एकांक समय में कार्य करने की क्षमता। अगर हमने यहाँ पर दिन का नाम लिया है तो एक दिन में हमने बोलता किसी काम को 15 घंटे में पूरा करता है, तो आप क्या बोलते, हम तब बोलते इसकी क्षमता क्या होगी, आप बोलते 1/15। 1/15 क्या घंटे, कुछ नहीं, एक यूनिट के रूप में इसका मात्र कुछ नहीं लिखेंगे, वो कार्य की माप है कि एक कार्य को पूरा संपूर्ण कार्य इतना था, इतने कार्य को वो कितने देर में, 15 घंटे में कर देता था। अब वो 1 घंटे में क्या करेगा, इस कार्य का 1/15वां भाग, इस कार्य का 1/15वां भाग जितना होगा उतने कार्य को वो 1 घंटे में करेगा। बात समझ में आ रही है ना, इसकी यूनिट नहीं लिखेंगे, कार्य है, क्षमता होगी 1/15। और क्षमता का मतलब क्या समझोगे आप, कि 1 घंटे यानी एकांक समय में किया गया कार्य, यानी एकांक समय में वो 1/15 कार्य करेगा। आगे बात समझ में। तो अगर हम बोलें यहाँ पर छोटे नल द्वारा हौज को भरने में कितना समय लग रहा है, x घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में इसके द्वारा किया गया कार्य अर्थात इसकी क्षमता कितनी होगी, 1/x। बड़े नल की क्षमता कितनी होगी, 1/x-10। सवाल में पहली लाइन में बोला है कि दोनों नल जो हैं वो एक साथ मिल करके कितने समय में, 9 सही कितना था, हाँ 9 सही 3/8 घंटे में, इतनी देर में दोनों मिलाकर भर देते हैं। तो दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी होगी, दोनों की एक साथ क्षमता कितनी होगी, इसी को उठा के पलट दोगे आप, 8 9 72 3 75/8, यानी अगर 8/75 कर दो ये क्या हो जाएगी, दोनों नलों की संयुक्त क्षमता। और यहां से हम दोनों नलों की अलग अलग क्षमता निकाल रहे हैं, तो जो हमने अपनी हिसाब से क्षमता निकाली है उन दोनों क्षमताओं को जोड़ दें तो इसकी संयुक्त क्षमता की क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ठीक है, कुछ समझ में आया तो होगा ही। आइए फिर से एक बार प्रयास करते हैं। क्षमता पर बात हो रही है, क्षमता। ठीक है, क्या है क्षमता। हमें लगता है ऐसा कि जब तक आपको 2 3 बार ना समझा दें आप एकदम बढ़िया से सेट हो जाए दिमाग में। क्षमता मतलब क्या होता है, एकांक समय में, एकांक समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, ये होता है क्षमता का मतलब, इसको आप कापी में कहीं नोट कर लीजिए। एकांक समय में किया गया कार्य, एकांक समय का मतलब समझते हो ना, एक, एकांक मतलब एक। अब यूनिट यहाँ पे क्या लिखनी है अपने मन से, एक दिन, 1 घंटे, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 महीना, 1 साल, कुछ भी लिख सकते हो, ये सब क्या है आपका एकांक समय है। ठीक है, एकांक समय में किया गया कार्य। ठीक है, और जो क्षमता होती है वो समय के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी अगर किसी की क्षमता यक्स है तो उसका समय कितना आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट यक्स। ठीक है, कोई बोले हमारी क्षमता है 1/15, तो बताओ हम किसी उसका किसी कार्य को कितने दिन में निपटाएंगे, तो आप बोले उसी को पलट दो 15 दिन में। ठीक है, कोई बोले कि हम किसी कार्य को 20 दिन में संपन्न करते हैं, कितने दिन में, 20 दिन में, तो समय बता रहा है। अगर आपको क्षमता निकालनी है तो दिन को क्या करो, पलट दो, यानी उसकी क्षमता कितनी होगी, 1/20। समझ में आ रहा है। ठीक है, क्षमता कैसे निकाल रहे हो, क्षमता का मतलब क्या हो गया। ठीक है, एकांक समय में किया गया कार्य। इस इतनी चीज को आप नोट कर लीजिए कहीं रफ में एक्स्ट्रा पॉइंट डाल करके, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं
छोटे नल द्वारा, देखो यहाँ पर समय क्या है, घंटे में है, तो हम 1 घंटे में बोलेंगे। एकांक समय कितना हो जाएगा, 1 घंटा। 1 घंटे में किया गया कार्य, 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/x। क्यों 1/x कर दिया, क्योंकि समय का व्युत्क्रम क्या होता है हमारा, उसकी क्षमता होती है, यानी 1 घंटे में किया गया कार्य होता है। इसी तरह हम बड़े नल द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपका, 1/x-10। ठीक है, इस प्रकार से दोनों चीजें सेट हो गई हमारा। ठीक है, दोनों की संयुक्त क्षमता, अभी नहीं, चूंकि दोनों नल एक साथ हौज को 9 सही 3/8 घंटे या 9/72 75/8 घंटे में भरते हैं, तो उनकी संयुक्त क्षमता बराबर क्या हो जाएगा भाई, समय का उल्टा कर दो, 8/75। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, ठीक है भाई, आपकी संयुक्त क्षमता कितनी है, 8/75। और हमने जो निकाली है, क्या क्या निकाली है, हमारा छोटा वाला नल 1/x घंटे में, और बड़ा वाला नल 1/x-, अरे घंटा, सॉरी घंटा नहीं बोलेंगे, 1/x उसकी क्षमता है छोटे नल की, बड़े नल की 1/x-10 क्षमता है, और दोनों की संयुक्त क्षमता किसके बराबर, 8/75 के बराबर। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को जोड़ करके सेट करके हमारा समीकरण तैयार होगा, जिससे हमें यक्स का मान मिलेगा। चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई हैं। हमने ये क्या, छोटे नल की क्षमता, ये बड़े नल की क्षमता, दोनों को जोड़ दिया, दोनों की संयुक्त क्षमता। प्रश्न की पहली लाइन में ही हमें दोनों के एक साथ कार्य करने के समय के बारे में बताया गया था, जिससे हमने वहां से डायरेक्ट उनकी संयुक्त क्षमता निकाली कि जब दोनों एक साथ किसी हौज को 9 से ही 3/8 घंटे में भर सकते हैं, अर्थात 75/8 घंटे में भर सकते हैं, दोनों की एक साथ क्षमता कितनी होगी, 8/75। और प्रश्न से भी हमने अगली लाइन से यहाँ पर दोनों की अलग अलग क्षमता निकाला, ये दोनों टोटल संयुक्त क्षमता हो गई, और ये संयुक्त क्षमता हमें डायरेक्ट जो दी गई थी, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया, अपना समीकरण तैयार कर दिया। ठीक है, इतनी चीज को समझ गए आप, तो आगे बढ़िए। फिर क्या, ये x-10 होगा, हाँ, इसका तिरछा गुणा करा दीजिए, x-10 का गुणा 1 में होगा, कितना हो जाएगा, x-10। इधर क्या हो जाएगा, प्लस x, इन दोनों का भी आपस में गुणा होगा, x का गुणा x में होगा, कितना हो जाएगा, x²। x का गुणा -10 से कितना हो जाएगा, -10x, बराबर कितना, 8/75। इधर x और x कितने x हो जाएंगे, 2x-10, इसकी गुणा किससे होगी, 75 से, बराबर, इधर 8 से गुणा हो जाएगी किसकी, इसमें 8x² -10×8 = 80x। ठीक है, 75 से इसमें गुणा करा दिए, कितना हो जाएगा, 75 दूना 150x, -75 750, बराबर कितना, 8x² माइनस कितना, 80x। ठीक है, इतना नोट कीजिए, तब आगे बताते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। तो इस लाइन को हम यहाँ लिख लेते हैं, ये आपका राइट साइड में था 8x² माइनस 80x, तो 8x² माइनस 80x, और ये 150 जो है आपका इधर प्लस का था, इधर आ जाएगा माइनस का, माइनस का 750 इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इनको, देखते हैं क्या होता है। 8x², 80x और 150x कितने हो जाएंगे, 230x हो जाएगा, प्लस 750 बराबर 0 के। तीनों ही देखिए एक सम संख्याएं हैं, और ये कॉमन हो सकता है कुछ इसमें से, क्या कॉमन होगा, 4 से चीज़ें कटेंगी, 2 कॉमन हो जाएगा सब में से, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 चौक 8, 2 से कर देंगे 115x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 375 बराबर 0। 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समीकरण बन गया 4x² 100 माइनस 115x प्लस 375। बाकी का काम आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, 375 का 4 से गुणा कराना है, कितना हो जाएगा ये 1500, 1500 का गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। 1500 का गुणनखंड करना है, लाना कितना है, जोड़ने पर लाना 115, तो 100 और 15 नॉर्मली हो नहीं के, 100 हो गया और क्या हो गया 15 हो गया, 100 गुणे 15 बराबर 1500, और 100 और 15 को जोड़ लोगे क्या आ जाएगा 115 आ जाएगा, ठीक है। तो 4x² 115 की जगह पे क्या लिख दीजिए आप, 100 प्लस 15 इंटू एक्स प्लस कितना 375 बराबर 0 के। 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। क्या कॉमन होगा इसमें से, 4x कॉमन हो जाएगा, x 25 चौका, तो x माइनस 25 आ गया। फिर यहाँ पर क्या कॉमन होगा, x माइनस 25 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ से क्या गया है आपका, ठीक चल रहा है ना, यहाँ से देखिए 15 का 15 पूरा चला गया है, ठीक है। 15 से आप डिवाइड करके देखिए, 15 दुनाई 30, 7 बचा 75 हो गया, 15 बचे 75, और माइनस प्लस था, प्लस माइनस चिन्ह विपरीत है, ये हो जाएगा। एक ब्रैकेट में x माइनस 25 और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 15 बराबर 0 के।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी लेकिन फ्रैक्शन में आएगी। एक्स को क्या माना था आपने, क्या माना था भाई, हाँ समय माना था, तो समय उसको जो भिन्नात्मक वैल्यू उसको छोड़ दीजिए, 25 वाली वैल्यू को आंसर दीजिए। ठीक है, एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू कितना, 0, यदि करके तो एक्स इज इक्वल टू कितना, 25। क्वेश्चन में पूछा गया था प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय। तो छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, छोटे नल का ही तो हमने 1 घंटे माना था। तो छोटा नल कितना भर रहा है भाई, 25 घंटे में, और बड़ा नल कितना भर रहा है, बड़ा वाला नल कितना भर रहा है, इससे 10 कम, यानी 15 घंटे। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए।